नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्राइंडिंग सक्सेस चैनल पर। आज इस वीडियो में हम भारत के वायसराय के बारे में पढ़ेंगे। भारत में जितने भी वायसराय रहे हैं, आज हम इस वीडियो में उनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले भारत के जो वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग, जो 1858 से 1862 तक रहे। तो भारत के प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में भारतीय परिषद अधिनियम 1861 लागू हुआ। इस चीज को भी आपने ध्यान रखना है। इस वीडियो में भारत के वायसराय और उनके शासनकाल में जो भी कार्य हुए हैं, जो भी महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं, वह सब बताया गया है। तो देखिए, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में भारतीय परिषद अधिनियम 1861 लागू हुआ। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, यह भी लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में लागू हुआ। नागरिक विधि संहिता 1859, भारतीय दंड संहिता 1860, जिसे आईपीसी बोलते थे, परंतु अब इसकी जगह बीएनएस आ गया है, तथा फौजदारी विधि संहिता 1861 का निर्माण इन्हीं के शासनकाल में हुआ। किसके शासनकाल में? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरे नंबर के वायसराय थे लॉर्ड एल्गिन प्रथम। ये 1862 से 1863 तक रहे। उसके बाद आए लॉर्ड जॉन लॉरेंस, 1864 से 1869 तक लॉर्ड जॉन लॉरेंस रहे। इसके बाद चौथे नंबर पर लॉर्ड मेयो, 1869 से 1872। ठीक है, तो दोस्तों कुछ ऐसे वायसराय हैं जिनके शासनकाल में बहुत महत्वपूर्ण चीजें हुई हैं, तो इन चीजों को आपने ध्यान रखना है। जैसे लॉर्ड मेयो 1869 से 1872 तक। 1872 में भारत की पहली जनगणना इन्हीं के शासनकाल में हुई। किसके शासनकाल में? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। उसके बाद अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना हुई। कृषि विभाग की स्थापना हुई। भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 भी लागू हुआ इसी के शासनकाल में। किसके? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। पोर्ट ब्लेयर में शेर अली द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। तो यहाँ से एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएंगे। बताइए, कौन से वायसराय की हत्या पोर्ट ब्लेयर में की गई थी और किसके द्वारा की गई थी? तो लॉर्ड मेयो की हत्या पोर्ट ब्लेयर में शेर अली द्वारा की गई थी। सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड सर्वेस का गठन किया गया, वो भी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। तो ये थे चौथे नंबर के वायसराय। नेक्स्ट है लॉर्ड नॉर्थब्रुक। पांचवें नंबर के वायसराय ये थे लॉर्ड नॉर्थब्रुक। छठवें नंबर पे आते हैं लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन, ये लॉर्ड लिटन। अब इनके शासनकाल से संबंधित बातें देखिए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 पारित किया। तो दोस्तों यहाँ से कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन बने हैं। बताइए, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था वह किसके शासनकाल में पारित हुआ था? तो लॉर्ड लिटन के शासनकाल में, जिसने देसी भाषा के भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगाया था। तो ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था? इसमें क्या था, जो देसी भाषा के जितने भी भारतीय समाचार पत्र थे इन पे कठोर प्रतिबंध लगा दिया था। दूसरा, 1878 में ही भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित कर शस्त्र रखना, दोस्तों एक करेक्शन कर लीजिए, ये शस्त्र है, शस्त्र रखना और उनके व्यापार के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया था। तो 1878 में ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ और 1878 में ही भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित कर दिया, जिसमें शस्त्र रखना और उनके व्यापार के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया था। किसके? लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन भी लिटन के शासनकाल में हुआ। इस चीज को भी आपने ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। बताइए, प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह भी लिटन के शासनकाल में हुआ, जिसमें ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन लॉर्ड लिटन के शासनकाल में हुआ, जिसमें ब्रिटेन की महारानी जो विक्टोरिया थी, इसको केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। ठीक है, लिटन, दोस्तों यहाँ पे एक करेक्शन कर दीजिए, मिसप्रिंट हो गया है, ये लिटन है। लिटन एक कवि, उपन्यासकार और निबंध लेखक था। जो ये लिटन है, ये कवि भी थे, उपन्यासकार भी थे और निबंध लेखक भी थे। साहित्य जगत में लिटन को, दोस्तों एक करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है,
साहित्य जगत में लिटन को ओवन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता था। तो ओवन मेरेडिथ के नाम से साहित्य जगत में लिटन को जाना जाता था। सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश की अधिकतम आयु को 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया था। किसके द्वारा? लिटन के द्वारा। जो सिविल सेवा परीक्षा उस समय होती थी उसमें क्या हुआ, जो आयु थी, अधिकतम आयु 21 वर्ष थी, इसको घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, इसमें ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। सिविल सेवा परीक्षा में जो प्रवेश की अधिकतम आयु, यहाँ पे अधिकतम मैक्सिमम एज बोला है, इसको 21 वर्ष से घटाकर इसने 19 वर्ष कर दिया था। किसने? लिटन ने। तो ये था लिटन और उसके शासनकाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। आगे देखते हैं। उसके बाद आए लॉर्ड रिपन। अब आया लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल 1880 से 1884 तक। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में क्या क्या हुआ? सबसे पहले तो जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था इसको रद्द कर दिया गया। रिपन के शासनकाल से जो है नियमित जनगणना शुरू हुई। ठीक है, तो नियमित जनगणना, तो किसके शासनकाल से नियमित जनगणना की शुरुआत हुई? लॉर्ड रिपन के शासनकाल से। इस चीज को भी आपने ध्यान रखना है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी। तो किसने लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत के उद्धारक की संज्ञा रिपन को दी। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 पारित किया गया। किसके लिए? श्रमिक सुधार के लिए। वो भी किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 पारित किया गया। रिपन को भारत में स्वशासन का जनक कहा गया। तो एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों बन जाते हैं। बताइए कौन से वायसराय को भारत में स्वशासन का जनक कहा गया? तो लॉर्ड रिपन को। इस चीज को भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये थे लॉर्ड रिपन और उनके शासनकाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। नेक्स्ट देखते हैं इनके बाद कौन आया। तो इनके बाद थे लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुई। एग्जाम्स में यहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है वह किसके शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो ये तो हो गए लॉर्ड डफरिन। इसके बाद लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 1894। दूसरा कारखाना अधिनियम 1891 लागू हुआ। किसके शासनकाल में? लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में। और पहला कारखाना अधिनियम किसके शासनकाल में था? वो था लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। ठीक है, नेक्स्ट है। उसके बाद आए लॉर्ड लैंसडाउन के बाद लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1894 से 1898। उसके बाद आए लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905। लॉर्ड कर्जन, कर्जन के शासनकाल में ही बंगाल विभाजन हुआ। तो बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? ये हुआ था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। इस चीज को आपने ध्यान रखना है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई। यह भी लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुई। 1903 में पूसा में एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। कर्जन को आधुनिक भारत का औरंगजेब कहा गया। तो किसको आधुनिक भारत का औरंगजेब की संज्ञा दी गई? तो लॉर्ड कर्जन को। लॉर्ड कर्जन को आधुनिक भारत का औरंगजेब कहा गया। ऐसे कथन दोस्तों एग्जाम्स में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। बताइए किसको आधुनिक भारत का औरंगजेब कहा गया? तो लॉर्ड कर्जन को। नेक्स्ट है लॉर्ड कर्जन के बाद आए लॉर्ड मिंटो द्वितीय। लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910। इनके शासनकाल में क्या क्या हुआ? मुस्लिम लीग, जिसकी स्थापना 1906 में हुई, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पारित हुआ, जिसमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। तो जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं, यह भी पारित हुआ लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में। इसमें मार्ले जो था वो तो सचिव, मार्ले जो था वो था सचिव, और मिंटो जो था वो था वायसराय। वायसराय। तो जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम था, इसमें मार्ले तो हो गया सचिव और जो मिंटो हो गया ये था वायसराय। ठीक है, और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली से क्या मतलब है? यहाँ पे इन्होंने जैसे मुस्लिमों के लिए
पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई, हिंदुओं के लिए अलग निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। तो यह था सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। यह भी भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम है, इसके तहत इस प्रणाली की शुरुआत हुई। इस चीज को भी आपने ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, अक्सर यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन बनता है दोस्तों। बताइए जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई वह किसके शासनकाल में? लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में। कौन से भारतीय परिषद अधिनियम के तहत हुई? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। इस चीज को भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916, इसके शासनकाल में क्या क्या हुआ? बंगाल विभाजन रद्द हुआ। सबसे पहले लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में बंगाल विभाजन रद्द हुआ। इस चीज को आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, बंगाल विभाजन का रद्द कैसे हुआ? हार्डिंग आया, हार्डिंग ने बोला होल्ड करो, विभाजन नहीं होगा बंगाल का, ठीक है। तो इस चीज से भी आप इसको याद रख सकते हो। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जब आया तो इसने होल्ड पे डाल दिया। हार्डिंग से होल्ड समझ लीजिए, होल्डिंग कहते हैं ना किसी चीज को होल्ड कर देना, मतलब बंगाल विभाजन का रद्द कर दिया, होल्ड कर दिया उस चीज को, ये अब इसका विभाजन नहीं होगा। तो किसके शासनकाल में? हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। आगे देखते हैं और क्या क्या हुआ इनके शासनकाल में। भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली हस्तांतरित किया गया, यह भी हार्डिंग के शासनकाल में हुआ। उनके ही शासनकाल में तृतीय दिल्ली दरबार 1911 का आयोजन किया गया। तो तृतीय दिल्ली दरबार 1911 का आयोजन भी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में हुआ। और क्या क्या हुआ इनके शासनकाल में? जो अखिल भारतीय हिंदू सभा थी, इसकी स्थापना की मदन मोहन मालवीय जी द्वारा 1915 में। इस चीज को आपने ध्यान रखना है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। बताइए अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना किसके द्वारा हुई? मदन मोहन मालवीय जी द्वारा। और कब हुई? 1915 में। मदन मोहन मालवीय जी द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना भी हुई, यह 1916 में हुई। तो यहाँ पे मदन मोहन मालवीय जी द्वारा पहले अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना हुई, उसके बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई 1916 में, ठीक है। तो ये थे लॉर्ड हार्डिंग और उनके शासनकाल में हुए कुछ महत्वपूर्ण बातें। नेक्स्ट देखते हैं, इनके बाद आए लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, इनके शासनकाल में क्या क्या हुआ? भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहते हैं, वह पारित हुआ। उसके बाद रॉलेट एक्ट पारित हुआ 1919 में, यह भी इन्हीं के शासनकाल में हुआ। तो रॉलेट एक्ट में क्या था? न अपील, न वकील, न दलील, सीधे उठाया, जिस पे भी शक है उसको उठाया और सीधे जेल में बंद कर रहे थे। तो यह था रॉलेट एक्ट में। उसके बाद होम रूल लीग की स्थापना हुई 1916 में। 1916 में ही होम रूल लीग की स्थापना हुई लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ 1916 में। प्रांतों में द्वैत शासन प्रारंभ हुआ, डायरकी सिस्टम, प्रांतों में द्वैत शासन का प्रारंभ हुआ। एंग्लो मोमडन ओरिएंटल कॉलेज का नाम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया। दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज को आपने ध्यान रखना है, एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। बताइए जो एंग्लो मोमडन ओरिएंटल कॉलेज था, इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया? तो इसका नाम बदलकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया। कब किया गया? 1920 में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में यह हुआ, ठीक है। तो दोस्तों ये थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड और उनके शासनकाल से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। नेक्स्ट है, इसके बाद आए लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग, इनका शासनकाल 1921 से 1926 तक रहा। इनके शासनकाल में क्या क्या हुआ? केरला का मोपला विद्रोह 1921 में हुआ। काकोरी ट्रेन डकैती कांड 1925, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज को आपने ध्यान रखना है। किसके शासनकाल में काकोरी ट्रेन डकैती कांड हुआ? 1925 में जो हुआ वह हुआ लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में। एक वर्थ समिति का गठन किया गया, एक वर्थ समिति, जिसने रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया। तो एक वर्थ समिति का गठन हुआ। इसमें एक वर्थ समिति में हुआ क्या था? इसमें क्या हुआ? जो रेल बजट था इसको आम बजट से अलग कर दिया गया। पहला पृथक रेल बजट 1924 से 25 में प्रस्तुत किया गया। इस चीज को भी आपने ध्यान रखना है।
जो पहला पृथक रेल बजट था वह 1924-25 में प्रस्तुत किया गया और किसके शासनकाल में? लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में। ठीक है, तो ये थे लॉर्ड रीडिंग और उनके शासनकाल से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। नेक्स्ट है लॉर्ड इरविन। अब आए लॉर्ड इरविन। इनका शासनकाल था 1926 से 1931। इनके शासनकाल में क्या क्या बातें हुई? इनके शासनकाल में साइमन कमीशन भारत आया। साइमन कमीशन किसके शासनकाल में भारत आया? लॉर्ड इरविन के शासनकाल में भारत आया। इसका भारतीयों ने विरोध किया। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, इसका भारतीयों ने विरोध किया। ठीक है, लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ 1929 में। जो लाहौर अधिवेशन था उसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। और जो ये लाहौर अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता उस टाइम कौन कर रहे थे? तो इसको भी आपने याद रखना है, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। लाहौर अधिवेशन कब था? 1929 में। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। चटगांव शस्त्रागार पर हमला 1930 में, यह भी लॉर्ड इरविन के शासनकाल में हुआ। उसके बाद अप्रैल 1930 को शारदा अधिनियम लागू हुआ। शारदा अधिनियम क्या था? वह अधिनियम, इस अधिनियम में विवाह के लिए जो लड़कों की उम्र थी उसको 18 वर्ष कर दिया गया और लड़कियों के लिए 14 वर्ष निर्धारित कर दी गई आयु। तो अप्रैल 1930 में शारदा अधिनियम लागू हुआ। यह शारदा अधिनियम क्या था? तो इसमें क्या था? जो विवाह के लिए जो लड़कों की उम्र थी वह 18 वर्ष कर दी गई, लड़कियों के लिए जो आयु सीमा निर्धारित की गई वह 14 वर्ष निर्धारित की गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी यात्रा जो 1930 में इसकी शुरुआत हुई, वह भी लॉर्ड इरविन के शासनकाल में हुई। आगे है गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज को आपने ध्यान रखना है। जो गांधी इरविन समझौता हुआ है वह 1931 में हुआ था। इसके तहत जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था इसको स्थगित किया गया और कांग्रेस द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का निर्णय हुआ। तो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ, जिसके तहत जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था इसको स्थगित कर दिया गया और जो कांग्रेस द्वारा जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था उसमें भाग लेने का निर्णय किया गया। ठीक है, तो ये थे लॉर्ड इरविन और उनके शासनकाल में हुए कुछ महत्वपूर्ण बातें। इसके बाद है लॉर्ड विलिंगडन। लॉर्ड विलिंगडन जिनका शासनकाल 1931 से 1936। लॉर्ड विलिंगडन, इनके शासनकाल में क्या क्या हुआ? भारतीय सेना अकादमी IMA की स्थापना हुई 1932 में। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। बताइए भारतीय सेना अकादमी IMA, इंडियन मिलिट्री एकेडमी की स्थापना कब हुई? 1932 में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड विलिंगडन के शासनकाल में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन इनके शासनकाल में हुआ 1932 में। भारत शासन अधिनियम 1935 पारित हुआ, यह भी लॉर्ड विलिंगडन के शासनकाल में। जो भारत शासन अधिनियम है 1935, यह लॉर्ड विलिंगडन के शासनकाल में पारित हुआ। इस अधिनियम के तहत हुआ क्या था? जो ये भारत शासन अधिनियम है इसके तहत जो बर्मा है, जिसे आज म्यांमार के नाम से जाना जाता है, इसको भारत से अलग करने का प्रावधान किया गया था। कौन से शासन अधिनियम के तहत? भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो बर्मा था, जिसको आज म्यांमार के नाम से जाना जाता है, जिसे आज म्यांमार कहते हैं, इसको भारत से अलग करने का प्रावधान भी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भी लॉर्ड विलिंगडन के शासनकाल में हुई। तो ये थे लॉर्ड विलिंगडन का शासनकाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। इसके बाद आए लॉर्ड लीन लिथगो। लॉर्ड लीन लिथगो 1936 से 1944। 1936 से 1944 द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ 1939 में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड लीन लिथगो के शासनकाल में। कांग्रेस का हरिपुरा जो अधिवेशन था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने, कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन, इसमें सुभाष चंद्र बोस जी अध्यक्ष बने थे। मुस्लिम लीग ने 1940 में लाहौर अधिवेशन में पृथक पाकिस्तान की मांग की। तो कौन से अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पृथक पाकिस्तान की मांग की? 1940 का जो लाहौर अधिवेशन था, इसमें मुस्लिम लीग ने
पृथक पाकिस्तान की मांग की थी। यह किसके शासनकाल में हुआ था? और लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में। और क्या हुआ था इनके शासनकाल में? वायसराय द्वारा 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव घोषित किया गया। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। जो वायसराय थे इनके द्वारा 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव घोषित किया गया था। क्रिप्स मिशन का भारत में आगमन हुआ, यह भी लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में हुआ। जो एक क्रिप्स मिशन भारत आया था यह 1942 में भारत आया था। इस चीज को भी आपने ध्यान रखना है। तो ये सब जो बातें हुई है ये सब लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में हुआ है। इसके बाद आए लॉर्ड वेवल। लॉर्ड वेवल 1944 से 1947, इनके शासनकाल में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1945 में। वेवेल योजना व शिमला सम्मेलन हुआ 1945 में, और कैबिनेट मिशन जो का भारत में आगमन हुआ 1946 में। तो जो कैबिनेट मिशन का भारत में आगमन हुआ वो 1946 में, वह भी लॉर्ड वेवल के शासनकाल में। इसके बाद आए लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन फरवरी 1947 से जून 1948, फरवरी 1947 से जून 1948। माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल एवं अंतिम ब्रिटिश वायसराय थे। तो कौन? लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल एवं अंतिम ब्रिटिश वायसराय थे। रेडक्लिफ लाइन 1947 भारत पाकिस्तान सीमा का निर्धारण किया गया, यह भी लॉर्ड माउंटबेटन के शासनकाल में। उसके बाद भारत को पूर्ण स्वतंत्रता एवं भारत का विभाजन 15 अगस्त 1947 में हुआ, यह भी लॉर्ड माउंटबेटन के शासनकाल में। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई, यह भी लॉर्ड माउंटबेटन के शासनकाल में यह बात हुई है। तो एक चीज यहाँ पे समझिए दोस्तों, माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल एवं अंतिम ब्रिटिश वायसराय थे। तो यह वायसराय से गवर्नर जनरल कैसे बन गए? तो वायसराय को अब गवर्नर जनरल क्यों बना गया? क्योंकि 15 अगस्त 1947 को देश का विभाजन हो गया था, भारत स्वतंत्र हो गया था, पाकिस्तान अलग हो गया था, भारत अलग हो गया था और भारत स्वतंत्र देश हो गया था एक। परंतु भारत डोमिनियन स्टेट बन चुका था, एक डोमिनियन स्टेट जिसमें भारत स्वतंत्र तो था परंतु ब्रिटिश साम्राज्य का कहीं ना कहीं एक हिस्सा था। ठीक है, इस चीज को आपने याद रखना है। तो अब जो ये लॉर्ड माउंटबेटन है ये यहाँ पर जो ब्रिटेन के राजा थे या रानी थी उनके एक प्रतिनिधि के तौर पे यहाँ पे कार्य करेगा। तो इसलिए इसको गवर्नर जनरल बोला गया। वायसराय के अलावा, वायसराय से हटके अब वायसराय ना बोलकर इसको गवर्नर जनरल बोला गया, क्योंकि जो भी ब्रिटेन के राजा या रानी उस टाइम थे तो उनके संवैधानिक प्रतिनिधि के रूप तौर पे ये यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, तो यह इसमें अंतर है, इस चीज को आपने ध्यान रखना है। उसके बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 21 जून 1948 से 26 जनवरी 1950 स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। ठीक है दोस्तों, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। यहाँ पे भारतीय गवर्नर जनरल अगर एग्जाम्स में क्वेश्चन बनता है, बताइए स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, तो तब तो आएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी साहब, सी राजगोपालाचारी जी। ठीक है, और यदि पूछ लेगा बताइए स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो वह होंगे माउंटबेटन। ठीक है, तो भारतीय गवर्नर जनरल तो ये हो गए और वैसे गवर्नर जनरल पूछेगा तो लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, तो दोस्तों ये थे भारत के वायसराय और उनके शासनकाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। मिलते हैं आपसे ऐसी एक और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।